Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge। बायोग्राफिया लिटरेरिया दोस्तों एक साहित्यिक जीवनी है जो सैमुअल टेलर कोलरिज द्वारा लिखित एक आलोचनात्मक आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 2 खंडों में 1817 में हुआ था। इस पर वर्ड्सवर्थ के कविता लेखन की शैली, कैंट और उनके बाद में आने वाले लेखकों की कल्पनाशीलता का प्रभाव था। इसे कोलरिज की कविताओं के संकलन के प्रीफेस के रूप में लिखा गया था, जिसमें कोलरिज ने कविता लिखने की अपनी शैली का वर्णन किया था। इस रचना को कोलरिज की आत्मकथा माना गया। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के नियमों का पालन करते हुए कोलरिज किसी कविता की गुणवत्ता को शेक्सपियर की रचनाएं वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रीस को आधार बना तलाशने की कोशिश करते हैं। वे शेक्सपियर की प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि शेक्सपियर की दोनों रचनाएं उत्तम लेखन का परिचय देती हैं और साथ साथ उनकी प्रतिभा की अपरिपक्वता का भी स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। शेक्सपियर की इन दोनों रचनाओं को आधार मान कोलरिज उनकी मौलिक काव्यात्मक प्रतिभा की चर्चा करते हैं। अब कविता की मधुरता यह हेडिंग है और इसके अंतर्गत आता है वीनस एंड एडोनिस में कोलरिज काव्य लेखन की संपूर्ण मधुरता देखते हैं और विषय और शब्दों के बिना किसी बड़ी और ऊंची अभिव्यक्ति के एक दूसरे के संग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। शब्दों से उत्पन्न स्वर में मिठास और सुंदरता की आनंददायक अनुभूति होती है। कोलरिज के अनुसार जिस मानव की आत्मा में संगीत नहीं है उसे कभी भी एक सच्चा कवि नहीं कहा जा सकता। एक पढ़ा लिखा और ऊंची शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति कविता में इमेजरी का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसमें सहज काव्यात्मक प्रतिभा हो। संगीत का रस देने के लिए पहली शर्त है कल्पनाशीलता का होना। अनेक को एक करने की कला और विचारों की श्रृंखला को एक प्रमुख विचार या भावना में परिणत कर विकसित और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कभी सीखा नहीं जा सकता। कवि जन्मजात होता है, उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अब दूसरी हेडिंग है विषयों का चयन। कोलरिज कहते हैं कि प्रतिभा की दूसरी शक्ति विषयों का चयन होता है जो लेखक के निजी उद्देश्यों और परिस्थितियों से नहीं जुड़ा होता है। जब विषय का चयन लेखक के निजी भावनाओं और परिस्थितियों से लिया जाता है तो कविता की उत्कृष्टता अस्पष्ट और दिशाहीन हो जाती है और उसमें सच्ची काव्यात्मक प्रतिभा की कमी झलकती है। वीनस एंड एडोनिस में इस सच्ची काव्यात्मक प्रतिभा की भरपूर अनुभूति होती है। यह उसके चरित्रों के बजाय अधिक सहज है। इसमें मन का प्रवाह और उतार चढ़ाव, उसकी सोच और भावनाओं की गहराइयाँ होती हैं। कोलरिज की प्रवृत्ति ने उन्हें अटूट, जीवंत और अक्सर बारीक इमेजरी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे शब्दों में दृश्य जीवंत हो जाते थे। उनकी लेखन शैली की उत्कृष्टता को कभी भी किसी दूसरे कवि द्वारा नहीं महसूस किया गया। दांते भी उन्हें नहीं समझ सके। कोलरिज के चरित्र जीवंत होकर अपनी मौलिकता और एक अलग पहचान छोड़ जाते थे। विचार और इमेज का तेज प्रवाह, परिवर्तन और उनकी चंचलता और कवि की अपनी भावनाओं से अलगाव विलक्षण है। अब दूसरी हेडिंग है प्रेम की परीक्षा। इटालियन कवि अरिस्टो और जर्मन कवि वाइलैंड की तरह वासना को सिर्फ भूख कहने के बजाय शेक्सपियर पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व उसके प्रति बिना किसी संवेदना के पाठक का ध्यान दूसरे इमेजेस और विचारों की तरफ ले जाते हुए करते हैं। अब अगली हेडिंग है इमेजेस। तो इसके अंतर्गत हम कहते हैं, कोलरिज कहते हैं कि इमेजेस कितने ही सुंदर और सटीक हों, शब्दों के माध्यम से वे स्वयं कभी भी किसी कवि के चरित्र को नहीं दर्शाते।
वे मौलिक प्रतिभा का प्रमाण तभी बनते हैं जब उन्हें किसी प्रबल भावावेश या पैशन द्वारा या उससे जुड़े विचारों या पैशन से उत्पन्न इमेजेस, या जब वे अनेक को एक करने की क्षमता रखते हों, या जब उनमें एक मानवीय और बौद्धिक जीवन में कवि के उत्साह को उसमें भर दिया जाए। अब दूसरी हेडिंग है शेक्सपियर, एक गंभीर कवि दार्शनिक। कोलरिज कहते हैं कि एक महान कवि का एक गंभीर दार्शनिक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कविता ज्ञान, विचारों, भावनाओं, उमंगों और भाषा की खुशबू होती है। शेक्सपियर की कविताओं में रचनात्मक और बौद्धिक ऊर्जा एक दूसरे को चुनौती देती दिखती हैं, लेकिन शीघ्र एक दूसरे से सहमत हो जाती हैं और एक धारा और एक स्वर से प्रवाहित होने लगती हैं। अब अगली हेडिंग है दोनों कविताओं की व्याख्या। कोलिज को शंका होती है कि क्या वीनस एंड एडोनिस गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। द रेप ऑफ ल्यूक्रीस में वे देखते हैं कि ल्यूक्रेशिया की कहानी अधिक गहराई और संवेदनशीलता से देखी जा सकती थी। द रेप ऑफ ल्यूक्रीस में कोलरिज कोई अलग मनोभाव या नाटकीय गुणवत्ता नहीं देखते। वे उसमें वही सूक्ष्म और विश्वसनीय इमेजरी, जीवंत रंग और शब्दों की दुनिया देखते हैं जो वे वीनस एंड एडोनिस में देखते हैं। शेक्सपियर की कविताओं के गहरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद कोलरिज देखते हैं कि शेक्सपियर अपने विषय वस्तुओं को अधिक मर्यादा और उमंग देते हुए प्रस्तुत करते हैं। अब अगली हेडिंग है शेक्सपियर और मिल्टन, समकक्ष प्रतिद्वंदी नहीं। शेक्सपियर की कविताओं की सारी आलोचनाओं के बावजूद इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि शेक्सपियर ने अपनी कविताओं का अत्यंत संयम से अध्ययन किया, गहराई से मनन किया, बारीकी से समझा, जब तक कि उनके लिखने की कला और उनका ज्ञान सहज नहीं हो गया, जिसने उनकी अद्भुत लेखन क्षमता को जन्म दिया और जिसने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मिल्टन को उनका प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उनके समकक्ष कहा जा सकता है। मिल्टन मानव चरित्र और भावना के सभी रंगों को दर्शाते थे, लेकिन शेक्सपियर सभी चीज़ों को अपने आदर्शों के अनुरूप एक कर देते थे। अंत में कोलिज शेक्सपियर और मिल्टन दोनों की प्रशंसा करते हैं और अपने देश इंग्लैंड पर गर्व करते हैं ऐसे महान कवियों का जन्मस्थल होने के लिए। धन्यवाद। और यदि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप काफ़ी कुछ देखेंगे, समझेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।